नमस्कार। आज की इस एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग में हम वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव का बहुत ही गहराई से और एकदम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने जा रहे हैं। एक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव के नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ कोई आम राजनीतिक चर्चा नहीं है, बल्कि हमारे गवर्नेंस मॉडल को पूरी तरह से बदलने वाला एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट है। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस टॉपिक को 4 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, इस पॉलिसी की एग्जीक्यूटिव समरी। दूसरा, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल एफिशिएंसी। तीसरा, इसे लागू करने में आने वाली स्ट्रक्चरल और कानूनी रुकावटें। और चौथा, ऑटोनॉमी बनाम स्टेबिलिटी की वो बड़ी डिबेट। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, पॉलिसी की एग्जीक्यूटिव समरी। सबसे पहले ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस बदलाव का बेस क्या है। आसान शब्दों में कहें तो वन नेशन वन इलेक्शन का सीधा सा मतलब है कि लोकसभा और देश के सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ एक ही टाइमलाइन पर कराए जाएं। मतलब बार बार इलेक्शन मोड में रहने के बजाय पूरे देश में वोटिंग का सिर्फ एक सिंगल यूनिफाइड मॉडल हो। बॉटम लाइन यही है कि जो लगातार और अलग अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं, उस पूरी साइकिल को खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह एक फिक्स्ड टाइम पर पूरे देश में एक साथ चुनाव हों। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल एफिशिएंसी। दरअसल इस पूरी पॉलिसी का सबसे मजबूत तर्क ही यहीं से आता है। जो लोग इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, उनका मानना है कि बार बार चुनाव होने से सिस्टम पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। सोचने वाली बात है, सिक्योरिटी फोर्सेस की लगातार तैनाती करनी पड़ती है, बार बार आचार संहिता लगने से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं और सरकारी कामकाज लगभग ठप पड़ जाता है। और इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो और भी हैरान करने वाला है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत में हर बड़े चुनाव पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसमें बड़ी बड़ी रैलियां, भारी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट और लाखों कर्मचारियों की ड्यूटी शामिल है। ये एक ऐसा खर्च है जो बार बार रिपीट होता है। अगर हम दोनों सिस्टम्स को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है हमारा करंट सिस्टम, जहां बार बार इलेक्शन होते हैं, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट लगातार करनी पड़ती है और प्रोजेक्ट्स डीले होते हैं। और दूसरी तरफ है प्रस्तावित मॉडल, जहां एक बार में ही डिप्लॉयमेंट होगी, विकास के काम बिना रुके चलेंगे और खर्च सेंट्रलाइज्ड होगा। एक एफिशिएंट पॉलिसी के नजरिए से ये बहुत बड़ी सेविंग है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। इसीलिए अब हम तीसरे खंड पर बढ़ते हैं, जो है स्ट्रक्चरल और विधायी बाधाएं। हमारे एनालिसिस के हिसाब से इस ट्रांजिशन में 3 बहुत ही स्पेसिफिक चुनौतियां हैं। पहला, संविधान में बड़े बदलाव करना। दूसरा, अलग अलग राज्यों के जो चुनाव चक्र अभी आगे पीछे चल रहे हैं, उन्हें एक साथ अलाइन करना। और तीसरा, अगर कोई सरकार बीच में ही गिर जाए तो उसके लिए कंटिंजेंसी प्लान बनाना। देखिए, भारत में अलग अलग राज्यों की चुनावी टाइमलाइन बिल्कुल अलग अलग है। अब इन सबको एक साथ एक ही साइकिल में लाने के लिए हमारे संविधान के मौजूदा ढांचे में बहुत बड़े पैमाने पर संशोधन करने पड़ेंगे। और जाहिर है, ये कोई छोटी मोटी कानूनी प्रक्रिया नहीं है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल भी उठता है, जो आलोचक अक्सर पूछते हैं। मान लीजिए एक सिंक्रोनाइज सिस्टम लागू हो गया, लेकिन अगर किसी राज्य की सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाए, तो क्या होगा? क्या सिर्फ उसी राज्य में चुनाव होंगे या फिर पूरे देश को दोबारा चुनाव में जाना पड़ेगा? पॉलिसी मेकर्स को इस सवाल का बहुत ही सॉलिड जवाब ढूंढना होगा। और यही बात हमें ब्रीफिंग के आखिरी हिस्से तक ले आती है, रीजनल ऑटोनॉमी बनाम नेशनल स्टेबिलिटी की डिबेट। आइए इस बहस को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से समझते हैं। इस मुद्दे पर राय पूरी तरह से बटी हुई है। जो लोग इसके पक्ष में हैं, वो इसे एक ऐतिहासिक सुधार मानते हैं, जो देश में एक स्थिर सरकार और बिना किसी रुकावट के लगातार प्रगति लाएगा। लेकिन जो लोग इसकी आलोचना करते हैं, उनकी चेतावनी है कि ये मॉडल भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे के लिए सीधा खतरा है। सबसे बड़ा डर क्या है? डर ये है कि जब पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तो जाहिर तौर पर बड़े नेशनल मुद्दे हावी रहेंगे। ऐसे में क्या राज्यों के वो छोटे लेकिन बहुत ही ज़रूरी लोकल मुद्दे उस बड़े नेशनल नैरेटिव के शोर में पूरी तरह दब नहीं जाएंगे? ये क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिहाज से एक बहुत ही वाजिब चिंता है। तो फाइनली, क्या वन नेशन वन इलेक्शन का मॉडल ही भारत के गवर्नेंस का भविष्य है?
इस एनालिसिस को खत्म करते हुए बस यही सोचना है कि इसके जरिए मिलने वाले जबरदस्त आर्थिक और प्रशासनिक फायदों को देश के बुनियादी संघीय ढांचे के साथ कैसे बैलेंस किया जाए। क्या वाकई में ये एफिशिएंसी की तरफ एक जरूरी कदम है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की ये ब्रीफिंग यहीं खत्म करते हैं।